हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, जिसमें हम इस थ्योरी के फीचर्स को समझने वाले हैं एज वेल एज हॉब्स, लॉक एंड रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को हिंदी में सामाजिक समझौता सिद्धांत बोला जाता है और इसको मैकेनिस्टिक थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्टेट को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं मानती है, बल्कि ये तो स्टेट को एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन मानती है कि इंसान ने स्टेट को बनाया है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। स्टेट जो है वो लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट का रिजल्ट है। अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले तो स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बल्कि एक स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट करता था। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी प्रोमिनेंस में आती है इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। इस टाइम पीरियड से पहले भी हमें थोड़ी बहुत झलक देखने को मिलती रहती है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जैसे कि रोमन लॉ में ये कहा गया है कि ऐसे पॉजिटिव रूल्स जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो लोग ओबे करते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन इसका मेन टाइम पीरियड ऑफ इमर्जेंस इज 16th एंड 17th सेंचुरी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 थिंकर्स हैं जो इस थियरी ऑफ स्टेट के साथ एसोसिएटेड हैं, वो हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। इनको कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट भी कहा जाता है और इन्हीं 3 थिंकर्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आइडियाज को समझकर हम इस थियरी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ स्टेट के फीचर्स को समझकर। इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है दैट इज दैट स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। स्टेट भगवान द्वारा नहीं क्रिएट की जाती, बल्कि स्टेट तो लोगों के द्वारा क्रिएट की जाती है। लोग जो हैं वो आपस में मिलकर एक अग्रीमेंट करते हैं जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जिसके नाम पर यह थियरी है, और इसी प्रकार एक स्टेट क्रिएट होती है। फिर इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है वो है स्टेट ऑफ नेचर। ये थियरी ये मानती है कि स्टेट की एग्जिस्टेंस से पहले जो एग्जिस्ट करता था वो था स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद इस्टेब्लिश हुई है, उससे पहले जो एग्जिस्ट करता था वो क्या था? स्टेट ऑफ नेचर, जिसमें कोई सरकार नहीं थी, कोई लॉ नहीं था जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो। लोग इसी स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। अब ये स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, इसको डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। किसी के लिए ये पीसफुल था, किसी के लिए ये स्टेट ऑफ chaos था। तो स्टेट के आने से पहले इंसान जिन हालातों में रह रहे थे उसे स्टेट ऑफ नेचर डिफाइन किया गया है। उसकी बात आता है लॉज ऑफ नेचर। नाउ जैसा कि मैंने बताया, स्टेट ऑफ नेचर में कोई ह्यूमन मेड लॉज नहीं थे, बल्कि वहां पर क्या एग्जिस्ट करता था? द लॉज ऑफ नेचर, नेचर के लॉज। इनको कोई इंटरप्रेट करने वाला नहीं था, ना ही इन लॉज को कोई इन्फोर्स करने वाली अथॉरिटी थी। इसीलिए लोग जो हैं वो अनसर्टेन कंडीशंस में रहते थे, और इन्हीं रीजंस की वजह से एक ज़रूरत फील हुई स्टेट की। एक ऐसी स्टेट जिसमें प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर हो, जहां पर लॉज को प्रॉपरली इंटरप्रेट किया जा सके एक प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा। फिर आता है फोकस ऑन ह्यूमन नेचर। ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। सभी थिंकर्स ने ह्यूमन नेचर के बारे में बताया कि स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन नेचर कैसा था। हॉब्स के लिए ये सेल्फिश, नेस्टी, ब्रूटिश था। वहीं लॉक के अकॉर्डिंग ना तो ह्यूमन नेचर सेल्फिश था, ना ही वो एग्रेसिव थे। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि पहले एग्जिस्ट करती थी एक स्टेट ऑफ नेचर, जो कि स्टेट के आने से पहले एग्जिस्ट करती थी। ये ओरिजिनल कंडीशन थी। फिर किसी ना किसी रीजन की वजह से लोगों को लगा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा स्टेट को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो उन्होंने किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर एग्जिस्टेंस में आई स्टेट या सिविल सोसाइटी। तो स्टेट ऑफ नेचर के बाद आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट ऑफ नेचर में कंडीशंस लोगों के लिए रहने लायक नहीं रही थी, तो उन हालातों से भागने के लिए लोगों ने क्या किया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। दे मेड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इससे क्या क्रिएट होती है? सिविल सोसाइटी या स्टेट। कहीं पर सोसाइटी और स्टेट दोनों एक साथ एग्जिस्टेंस में आई, और कहीं सिर्फ स्टेट एग्जिस्टेंस में आई। अब बात आती है सॉवरन की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद किस प्रकार का सॉवरन एग्जिस्टेंस में आया?
इसको लेकर भी डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। हॉब्स के लिए जो सॉवरन एग्जिस्टेंस में आया वो था एक लीगल सॉवरन, एक ऐसा लीगल सॉवरन जो कि एब्सोल्यूट था। लॉ की सोर्स ही वो सॉवरन था, इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज करी है दैट लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन। वहीं लॉक और रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जो सॉवरन एग्जिस्टेंस में आया वो था पॉपुलर सॉवरन। पॉपुलर सॉवरन की जो सोर्स थी वो थी जनता, लोग। और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी अलग अलग थे। रूसो और हॉब्स के लिए एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था, वहीं लॉक के लिए एक डबल कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि अब हम समझने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं थॉमस हॉब्स से। इन्होंने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था लिवाइथन में, जो कि पब्लिश हुई थी 1651 में। तो स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट करते हैं उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट से। उनसे रिलेटेड बाकी किसी भी चीज को हम यहाँ नहीं समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन नेचर कैसा था और स्टेट ऑफ नेचर कैसा था अकॉर्डिंग टू हॉब्स। हॉब्स का मानना था कि स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमंस थे वो सेल्फिश थे, ईगोइस्टिक थे, इनमें ईगो थी। उनकी लाइफ बहुत अकेलेपन से भरी थी। वो एक आइसोलेटेड लाइफ जीते थे। बहुत ही हार्ड लाइफ थी और बहुत ही क्रूअल लाइफ थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में देयर वाज वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। वैसे तो हॉब्स मानते थे कि स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमंस इक्वल थे, लेकिन ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, झगड़े होने लगे। क्यों? मेनली 3 रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीजन था कंपटीशन, दूसरा रीजन था डिस्ट्रस्ट, दूसरे इंसान को वो ट्रस्ट नहीं करते थे, और तीसरा रीजन था ग्लोरी। हर कोई ज्यादा से ज्यादा ग्लोरी चाहता था, ज्यादा प्रेस्टीज, ज्यादा स्टेटस चाहता था, क्योंकि वो सेल्फिश था। इस वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि लॉ नहीं था। वहां कोई एक सेट क्राइटेरिया नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। और कोई सिविल लॉ तो नहीं एग्जिस्ट करता था, कोई मैनमेड लॉ तो नहीं एग्जिस्ट करता था, बट लॉज ऑफ नेचर एग्जिस्ट करते थे, जो ये मानते थे कि हर इंसान को दूसरे इंसान के साथ पीस एस्टैब्लिश करनी चाहिए। तो स्टेट ऑफ नेचर का बहुत ही बुरा हाल था। वहां पर एक वॉर लाइक कंडीशन थी, जहां हर एक इंसान दूसरे इंसान का एनिमी था और इंसान की जान को खतरा था। और सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, यानी कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, इंसान के लिए ये जरूरी हो गया कि वो एक स्टेट बनाए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। और लॉ ऑफ नेचर भी अलाउ करता था कि अपनी आत्मरक्षा के लिए या सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ह्यूमंस एक स्टेट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो फिर एग्जिस्टेंस में आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जो हॉरर्स चल रहे थे स्टेट ऑफ नेचर में, उससे भागने के लिए लोगों ने क्या किया? दे एंटर्ड इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उन्होंने अपने सारे राइट्स गिव अप कर दिए, एक्सेप्ट फॉर द राइट ऑफ डिफेंस एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। अपनी आत्मरक्षा के राइट को छोड़कर उन्होंने सभी राइट्स गिव अप कर दिए। किसको सरेंडर कर दिए? एक सॉवरन को, एक शासक को। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या हुआ कि एक अग्रीमेंट हुआ और लोगों ने अपने राइट्स गिव अप कर दिए। उन्होंने ये राइट्स दे दिए सॉवरन को, एक शासक को, एक बॉडी को, और कहा कि तुम हमें प्रोटेक्ट करो, और जो नई स्टेट एस्टैब्लिश होगी उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। ये सॉवरन की जिम्मेदारी थी कि वो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है? एक कॉमनवेल्थ क्रिएट होती है। स्टेट के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया गया है, और एक सॉवरन क्रिएट होता है, एक शासक क्रिएट होता है। वो सॉवरन एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, या कुछ लोग भी हो सकते हैं। तो वो लोग जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। तो सॉवरन मेंटेन करेगा लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट में या कॉमनवेल्थ में। और ये एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट था, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि ये सॉवरन पे बाइंडिंग नहीं था, वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर था। तो इस प्रकार जो सॉवरन क्रिएट हुआ वो था एक लीगल सॉवरन, जो कि एब्सोल्यूट था। वो पूरे तरीके से लॉ की सोर्स था।
तभी कहा गया है लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हॉब्स की कि लॉज क्या है, सॉवरन की कमांड है। जो सॉवरन बोलता है वो लॉ है। और जिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हॉब्स सपोर्ट करते थे वो थी एब्सोल्यूट मोनार्की, एक निरंकुश राजतंत्र जिसके पास निरंकुश पावर्स हो या एब्सोल्यूट पावर्स हो। सॉवरन के पास अनलिमिटेड अथॉरिटी है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ना ही उसको छीना जा सकता है। इट्स इनएलिएनेबल। और जो एब्सोल्यूट है, जो सॉवरन है, वो लॉ से ऊपर है क्योंकि लॉ तो उसी की कमांड है। तो ये था थॉमस हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके थ्रू एक कॉमनवेल्थ क्रिएट होती है एज वेल एज एक सॉवरन क्रिएट होता है जो कि नेचर में एब्सोल्यूट है। उसके बाद आते हैं जॉन लॉक। जहां हॉब्स ने एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट किया, वहीं लॉक ने सपोर्ट किया लिमिटेड गवर्नमेंट को। इसलिए उन्हें चैंपियन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने जो अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है इन हिज वर्क टू ट्रीटिसेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, रिटन इन 1689। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी माना जाता है। लॉक का जो ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर था, ये हॉब से अलग था। हॉब ने तो ह्यूमन को सेल्फिश माना था, नास्टी और ब्रूटिश भी माना था। वहीं लॉक ने ह्यूमन नेचर को सोशल और सिंपैथेटिक माना है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी था, उसे दूसरे लोगों के प्रति एक सिंपैथी थी। और स्टेट ऑफ नेचर में भी वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल वाली सिचुएशन नहीं थी, बल्कि जो जॉन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर थी उसमें तो पीस थी, शांति थी, देयर वाज गुडविल, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस थी, लोग एक साथ एग्जिस्ट करते थे और लोगों के पास सिक्योरिटी थी। सो इट वाज अ स्टेट ऑफ पीस एंड नॉट वॉर। एज वेल एज स्टेट ऑफ नेचर जो था वो प्री पॉलिटिकल था, प्री सोशल नहीं था, जैसा कि हॉब्स के केस में था। स्टेट ऑफ नेचर ऑलरेडी सोशल थी या सामाजिक थी, इसलिए ये प्री सोशल नहीं है। एंड ऑल्सो men were equal within the bounds of the law of nature। इक्वालिटी थी, लोग इक्वल थे जब तक वो लॉज ऑफ नेचर की बाउंड्री में है। इसके अलावा लॉ के अकॉर्डिंग लोगों के पास कुछ नेचुरल राइट्स भी थे, जिनमें आते हैं राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। राइट टू लिबर्टी का मतलब है कि इंसान जो चाहता है वो कर सकता है, एज लॉन्ग एज वो लॉ ऑफ नेचर की बाउंड्री में है। लेकिन लॉ ऑफ नेचर ने सिर्फ राइट्स ही नहीं क्रिएट किए, बल्कि लोगों पर ऑब्लिगेशंस भी इंपोज करी। और वो ऑब्लिगेशन ये थी कि एक इंसान को दूसरे लोगों की लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी या प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये उनकी ऑब्लिगेशन थी। तो लोगों को एक दूसरे की लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के राइट्स को रिस्पेक्ट करना था। तो फिर जरूरत क्यों पड़ी स्टेट की या सिविल सोसाइटी की? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में शांति नहीं थी, देयर वाज नो पीस। इंसान को ये फील हुआ कि उनका जो राइट टू लाइफ है, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है, उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला चाहिए, कोई ऐसी अथॉरिटी जो इन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। स्टेट ऑफ नेचर में तो ऐसी कोई अथॉरिटी थी नहीं ना। तो इस वजह से क्रिएट हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लोगों ने क्रिएट करी एक स्टेट या कॉमनवेल्थ, सो दैट उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। राइट्स तो स्टेट ऑफ नेचर में भी एग्जिस्ट करते थे, बट उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था, कोई उनको इंटरप्रेट करने वाला नहीं था। सो इट वाज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल विद ऑल। लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके थ्रू उन्होंने अपने कुछ राइट्स एक कम्युनिटी को सरेंडर कर दिए, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। और ये सिर्फ एक लिमिटेड सरेंडर था, क्योंकि इंसानों ने अपने सारे राइट सरेंडर नहीं करे, बल्कि कुछ राइट सरेंडर किए, जैसे कि लॉ ऑफ नेचर को इंटरप्रेट और इन्फोर्स करने का राइट। तो इस प्रकार के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैसी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई? लिमिटेड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई, जिसके पास लिमिटेड पावर्स थी, एब्सोल्यूट पावर्स नहीं थी।
और जो सॉवरन एस्टैब्लिश हुआ वो था एक पॉपुलर सॉवरन एंड नॉट लीगल सॉवरन, बिकॉज जो सोर्स थी सॉवरन की वो लोग थे, हेंस द नेम पॉपुलर एंड नॉट लीगल। और एक और बात है कि लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक नहीं बल्कि दो दो कॉन्ट्रैक्ट्स थे। पहला था सोशल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा था पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट। लोगों ने आपस में दो कॉन्ट्रैक्ट्स किए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो सिर्फ लोगों के बीच में था, जिसके थ्रू उन्होंने अपने कुछ राइट सरेंडर कर दिए, और इसके थ्रू इस्टेब्लिश हुई एक सिविल सोसाइटी। और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है और पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, उसके थ्रू एग्जिस्टेंस में आई गवर्नमेंट। सॉवरन भी पार्टी था टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो इससे बाहर नहीं था, और इसको बनाया इसलिए गया था ताकि ये राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके। और इस प्रकार से स्टेट का क्रिएशन हुआ एज पर लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं जॉन जैक रूसो, जिन्होंने अपनी थियोरी दी थी अपने वर्क द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, विच वाज पब्लिश्ड इन 1762। इनको भी पॉपुलर सॉवरेनिटी का चैंपियन माना जाता है। ही सपोर्टेड पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो इनका ह्यूमन नेचर कैसा था? अकॉर्डिंग टू हिम, ह्यूमन वॉज अ नोबल सैवेज। वो अनसिविलाइज था लेकिन वो गुड नेचर्ड था, इंडिपेंडेंट भी था, अपने आप से सेटिस्फाइड था, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था, हेल्दी था, फेयरलेस था, डरता नहीं था। उसको सही और गलत की समझ नहीं थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर में तब तक रीजन नहीं आया था। रूसो की स्टेट ऑफ नेचर भी पीसफुल थी, जहां पर इंसान आराम से जी रहा था, एक पीसफुल लाइफ, एक आइडियल लाइफ जी रहा था। वो इम्पल्स या इंस्टिंक्ट के बेसिस पर एक्ट करता था, ना कि रीजन के बेसिस पर। जब भूख लगती थी खा लेता था, जब नींद आती थी सो जाता था, जब शिकार करने का मन करता था शिकार कर लेता था। जो उसके इंस्टिंक्ट्स उसको कुछ कहते थे वो वही करता था, रीजन का कोई प्रयोग नहीं करता था। लेकिन ये जो स्थिति है ना, ये ज्यादा समय तक चली नहीं। एक चेंज आ गया सिनेरियो में। क्या चेंज आया? दो बड़े चेंजेस आए। सबसे पहला था पॉपुलेशन और दूसरा था रीजन। पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ, रीजन आया, तर्क आया, और तर्क के या रीजन के आने से क्या हुआ? तुम्हारा और मेरा, ये ख्याल लोगों के जहन में आने लगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी इंस्टीट्यूशन इससे आया, क्योंकि इससे पहले ये चीज नहीं थी कि ये तुम्हारा और ये मेरा है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने से क्या हुआ? स्टेट ऑफ नेचर में इनइक्वालिटी बढ़ गई, रिच और पुअर के बीच में डिफरेंसेस बढ़ गए। तो इसलिए अब एक जरूरत फील हुई एक स्टेट की, जिसमें हार्मनी हो, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। लोगों को ये रियलाइज हुआ कि अब तो सिविल सोसाइटी को फॉर्म करना पड़ेगा। सो दे एंटर्ड इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके थ्रू जहां पहले उन्हें नेचुरल फ्रीडम मिलती थी स्टेट ऑफ नेचर में, अब उन्हें एक सिविल फ्रीडम मिलेगी आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ सिविल सोसाइटी। सभी ने आपस में एक अग्रीमेंट किया, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये पूरी कम्युनिटी के बीच में था। तो सपोज करो कि 10 लोग हैं, 10 लोगों ने आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम एक सिविल सोसाइटी या स्टेट को क्रिएट कर रहे हैं। इस सोसाइटी में हम ही रूल करेंगे, हम ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। जो राइट्स हमने सरेंडर किए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो राइट्स हमें वापस मिल जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में ही तो है। सब लोग इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, और इसको नाम दिया गया जनरल विल का। एक ऐसी विल जो कलेक्टिव गुड रिप्रेजेंट करती हो। ये इंडिविजुअल गुड ना रिप्रेजेंट करके कलेक्टिव गुड रिप्रेजेंट करती थी। एंड इट वाज द बेस्ट विल ऑफ ऑल सिटीजन्स। सभी लोगों की विल या इच्छा से ये जनरल विल बनी थी। तो इस प्रकार क्रिएट होती है गवर्नमेंट। और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की खासियत क्या है कि अथॉरिटी किसी रूलर के पास वेस्टेड नहीं थी, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में ये अथॉरिटी नहीं दी गई, बल्कि अथॉरिटी किसको दी गई? पूरी कम्युनिटी को, द होल कम्युनिटी। तो रूसो की थ्योरी का हॉलमार्क है जनरल विल, और इसीलिए इसको पॉपुलर सॉवरेनिटी कहा गया है।
और जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें लोग डायरेक्टली गवर्न करते हैं, वेराज जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है उसमें लोगों के बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्न करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सपोर्ट किया है जॉन लॉक ने। तो ये थे तीनों थिंकर्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी ऑफ स्टेट। नाउ अब सवाल उठता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी ऑफ स्टेट में क्या क्या कमियां थी। जो सबसे पहला इसका क्रिटिसिज्म है वो ये दैट द थियोरी इज मेयर फिक्शन। ऑस्टिन ने भी इस व्यू पॉइंट का सपोर्ट किया है। कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है इस थियोरी को प्रूव करने के लिए, ना ही हिस्ट्री में कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट है जिसके थ्रू हमें ये पता चले कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसीलिए ये थियोरी सिर्फ एक फिक्शन की तरह लगती है जो कि रियलिटी से परे है। ऑल्सो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये दिखा सके कि स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट करता था, ये भी कोई प्रूव नहीं कर सकता। Another criticism is that humans can't live in isolation. This is in reference to Hobbes, only and only Hobbes. वो कहते थे कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान जो है एक आइसोलेटेड लाइफ जीता है, बट क्रिटिक्स का मानना है दैट एक ह्यूमन कभी भी आइसोलेटेड लाइफ जी ही नहीं सकता है, वो आइसोलेशन में नहीं लिव कर सकता है। तो हॉब्स की ह्यूमन नेचर को लेकर जो सपोजिशन है वो गलत है। Also, without an established civil society, there cannot be any right. क्रिटिक्स का ये भी मानना है एक सिविल सोसाइटी के बिना, एक प्रॉपर सिविल सोसाइटी के बिना कोई राइट्स हो ही नहीं सकते। तो ये कैसे पॉसिबल है, स्पेशली लॉक के लिए, कि बिना सिविल सोसाइटी के स्टेट ऑफ नेचर में लोग राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इंजॉय कर रहे हैं। ऑल्सो द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये व्यू पॉइंट मानता है कि स्टेट जो है वो एवोल्यूशन का रिजल्ट है। स्टेट किसी कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट नहीं है, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, ऐसा सोशियोलॉजिस्ट भी मानते हैं। और स्टेट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पीछे कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि किनशिप, फोर्स या फैमिली। अनदर व्यू पॉइंट इज दैट द स्टेट इज नेवर अ क्रिएशन ऑफ मैन। ऑर्गेनिक थियोरी के जो सपोर्टर्स हैं वो इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं कि स्टेट जो है वो मैन का रिजल्ट नहीं है, मैन की क्रिएशन का रिजल्ट नहीं है। ऑर्गेनिक थियोरी के सपोर्टर्स तो स्टेट को एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन या नेचुरल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। तो ह्यूमन ने इसे कैसे क्रिएट किया, सोचने वाली बात है। इसके अलावा एक और व्यू पॉइंट है कि स्टेट मैन की क्रिएशन तो नहीं है, ह्यूमन क्रिएशन तो नहीं है, बल्कि ये तो एक इंडिपेंडेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्था है। बल्कि ह्यूमन की क्रिएशन तो गवर्नमेंट है, नॉट द स्टेट। तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स हैं, पर इस थियोरी की सिग्निफिकेंस भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें तो एक स्टेट का नया पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करती है। ये स्टेट को क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस मानती है। लॉक और रूसो दोनों ही मानते थे कि अथॉरिटी का जो सोर्स है वो लोग हैं, जनता है। ये नहीं मानती कि स्टेट को गॉड ने क्रिएट किया है। ऑल्सो इट हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी की कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हॉब्स ने सपोर्ट किया है लीगल सॉवरेनिटी का, जिसमें लॉ सोर्स होती है एक सॉवरन का। वहीं लॉक और रूसो ने माना है कि एक सॉवरन का सोर्स या एक शासन का जो सोर्स है, जो आधार है, वो लोग हैं। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी को उन्होंने पॉपुलराइज किया। ऑल्सो इट इंस्पायर्ड न्यू डिवाइसेस ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। न्यू मीन्स ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन सजेस्ट किए गए। आज के ज़माने में जो रेफरेंडम होता है वो रूसो की ही जो जनरल विल और पॉपुलर सॉवरेनिटी का आइडिया है उसका एक एक्सटेंशन है कि सब लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नेंस में। आज भी स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ऑल्सो देयर इज पावर टू डिसॉल्व द गवर्नमेंट। लॉक कहते थे कि अगर लोग गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो उस गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं।
तो ये भी एक ऐसा आइडिया था जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ स्टेट में दिया गया, और आज के सिनेरियो में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरीज हैं, उन्होंने ऐसे आइडियाज को इंस्पायर किया। इट ऑल्सो एडवोकेटेड अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये भी इसकी एक सिग्निफिकेंस है। इस थियरी ने क्लियरली सेपरेट किया स्टेट को गवर्नमेंट से, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जॉन लॉक का। लॉक का ड्यूअल कॉन्ट्रैक्ट था, जिससे पहले एग्जिस्टेंस में आई स्टेट और फिर एग्जिस्टेंस में आई गवर्नमेंट, और यहाँ से ये पता चलता है कि ये दोनों सेम नहीं है। इट ऑल्सो इंस्पायर्ड इक्वल राइट्स ऑफ वोटिंग फॉर ऑल सिटीजन्स। ये इंस्पिरेशन मिली रूसो से, जिन्होंने सपोर्ट किया है इस आइडिया का अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट में। सबने इक्वली पार्टिसिपेट किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, और जनरल विल जो है वो सभी की विल को रिप्रेजेंट करती है। ऑल्सो दीज आइडियाज इंस्पायर्ड रेवोल्यूशंस टू ओवरथ्रो द डिस्पोटिक रूलर्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो आइडियाज हैं, इन्होंने ऐसी रेवोल्यूशंस को इंस्पायर किया जिनके थ्रू लोगों ने निरंकुश रूलर्स को ओवरथ्रो किया, पावर से बाहर किया। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशंस वाज रूसो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ स्टेट। इस थियरी में हमने समझा कि कैसे स्टेट एक डिवाइन क्रिएशन नहीं है, बल्कि ह्यूमन क्रिएशन है, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाई गई है। और ये कैसे, क्यों बनाई गई, क्यों स्टेट की ज़रूरत पड़ी, स्टेट से पहले क्या एग्जिस्ट करता था, इसके बारे में हमने जाना 3 डिफरेंट थिंकर्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।